हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप घर पे अच्छे से होंगे। तो मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम योर एनसीईआरटी दैट इज प्रोबेबिलिटी। इससे पहले इसके 2 लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें हमने ये सीखा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। और उसी लेक्चर में मैंने पूरे कार्ड्स का आपको नॉलेज दे दिया था कि इस तरह के कार्ड्स होते हैं, इतने कलर होते हैं, क्या सूट्स होते हैं उसके अंदर, और उस पर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे। लेक्चर नंबर 2 में हमने कॉइन्स के बारे में सीखा कि कैसे सैंपल स्पेस बनता है व्हेन यू टॉस 4 कॉइन्स एट ए टाइम। शॉर्टकट मैंने वहां कुछ बताया था कि यार इस तरह से आप सैंपल स्पेस बना लो, और उसमें कुछ चीज़ों के बारे में भी बताया था कि अगर ये याद कर लोगे तो डायरेक्ट आंसर आते जाएंगे आपके प्रोबेबिलिटी के। तो आज इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डाइस के बारे में सीखेंगे कि व्हेन यू थ्रो अ वन डाई व्हाट इज अ सैंपल स्पेस, कितने सैंपल स्पेस हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। अगर आप 3 डाइस को थ्रो करते हैं एट ए टाइम तो टोटल आउटकम्स कितने बन जाते हैं। और कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जिसमें बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, वो सब क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। लेक्चर को ध्यान से देखना है और प्रॉपर इसके नोट्स बना लेने। ओके डियर, इस लेक्चर के बाद हमारा एक लास्ट लेक्चर रहेगा। 4 लेक्चर में ये निपटेगा हमारा चैप्टर। 4th जो लेक्चर होगा वो रहेगा आपकी एनसीईआरटी का, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 15.1 एंड ऑप्शनल दोनों एक्सरसाइज एक साथ निपटाएंगे। उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग एनी पेन आप आंसर डायरेक्ट लिख पाओगे। लेक्चर नंबर 4 में वो चलेगा। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अबाउट डाइस। तो सबसे पहले टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं और फिर क्या होते हैं, इन पे बात करेंगे। व्हेन वन डाई थ्रोन, जब एक डाई फेंकी जाती है, एक सिंगल डाई तो देखिए ना, लूडो में खेलते हो आप, लूडो तो खेली होगी आपने। क्यूब जिसे बोलते हैं, उसके 6 फेसेस होते हैं। तो जब आप एक डाई को थ्रो कर रहे हो तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम्स जिसको आप बोलते हो एन ऑफ एस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, सब क्या होता है। तो बच्चे उसका फॉर्मूला है 6n डाइस के केस में। पिछले लेक्चर में मैंने बताया क्वाइंस के केस में 2n रहता है और डाइस के केस में 6n रहता है। तो 6n इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर क्योंकि एक ही डाई फेंक रहे हो तो इसकी पावर यहां पे 1 आ जाएगा, 6n दैट इज 6। तो देर आर 6 टोटल आउटकम्स व्हेन यू थ्रो वन डाई। 6 फेसेस है, 6 आउटकम्स आ गए। 1 2 3 4 5 6, दीज आर द 6 आउटकम्स। ठीक है, हर एक फेस पे जैसे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, डिफरेंट उसके फेसेस हैं, डिफरेंट उस पर नंबर लिखे होते हैं। तो दिस इज अ सैंपल स्पेस। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहां हो जाती है, व्हेन यू थ्रो 2 डाइस एट ए टाइम। दोनों डाइस को आप एक साथ फेंकते हो, आउटकम्स 36 बनते हैं। लेकिन उस आउटकम का सैंपल स्पेस जब हम बनाते हैं उसमें भी कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं। वो क्या है, सिमेट्री में बनाना होता है, वो सब मैं बता रहा हूं। और साथ में वो जो सैंपल स्पेस बनाया होता है उसमें कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपके आंसर्स डायरेक्ट मिलेंगे। सैंपल स्पेस भी कई बार हमें बनाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा, बस वो याद रखना। तो सेकंड केस, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, जब आप 2 डाइस एक साथ फेंकोगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो आउटकम्स होंगे वो होंगे 6n दैट इज 36। अब ये 36 आउटकम्स को कैसे लिखना होता है वो ध्यान से समझें मेरे प्यारे बच्चे। सबको काउंटिंग आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब वो आता है 100 तक तो आता है हम सबको, लेकिन 100 तक नहीं चाहिए, हमें चाहिए 11 to ऑनवर्ड्स। अब 11 to ऑनवर्ड्स आगे 17 18 19 पे भी नहीं जाना है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। आउटकम्स में लिख रहा हूं, देखो जब आपने 2 डाइस एक साथ फेंकी तो दोनों पे 1 1 आ सकता है ना। तो मिनिमम जो पहला नंबर है पॉसिबिलिटी, उसको आप बोलो 1 1, ऐसे लिखना है। ये फर्स्ट आउटकम हो गया, दोनों पे 1 1 आ गया। बाकी वाले कैसे लिखने हैं, काउंटिंग याद रखो। 11 लिखा है मैंने, ये 11, तो इसके आगे आपको क्या लिखना है, 12 लिखना है, बस कॉमा बीच में आप रख सकते हैं। फिर इसके आगे बच्चे 13 लिखना है, देखो काउंटिंग चल रही है। फिर 14 लिखना है, फिर 15 लिखना है, और फिर आपने 16 लिखना है। ओके डियर, दिस इज 16। तो दीज आर द 6 आउटकम्स, ऐसे 36 बनेंगे और उनको पूरा आपने सिमेट्री में लिखना है, जैसे अभी मैं लिख के बता रहा हूं। सिमेट्री में नहीं लिखोगे तो कुछ चीजें यहां पे देखनी होती हैं जिससे डायरेक्ट आंसर आते हैं, वो मिस कर जाओगे। तो यहां पर अब मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं 21, 16 के बाद बोलो ना 17 नहीं लिख रहा, क्योंकि किसी डाई पे 7 तो होता नहीं है।
तो 16 तक जाना है आपको, 6 नंबर याद रखना है, 1 to 6, तो 11 to 16, अब 21 से स्टार्ट करना है, काउंटिंग चलाइए 26 तक, 22, 23, 24, 25, 26, फिर 31, समझ गए ना अभी, 31, 32, 33, 34, 35, 36, फिर 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, फिर 51। तो ये पॉसिबिलिटीज लिख रहे हैं कि 2 डाइस एक साथ फेंकने पर ये आउटकम्स आ सकते हैं। भाई यही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसी पे क्वेश्चन फंसेगा आपका क्लास 10th में। 56, फिर आ गया आपका लास्ट 61, 62, 63, 64, 65 और फिर आ गया 66। तो दीज आर द 36 आउटकम्स, इनको मैंने सिमिट्री में लिखा हुआ है। अब सिमिट्री का क्या मतलब हो गया कि मैंने 6 की यहां पे रोज बनाई है, 6 की कॉलम्स बनाई हैं। ऐसे नहीं लिखना आपने 16 के बाद आ गया अब 21, 22 एक ही रो में चलने दोनों। 6 का आपने ग्रुप बना लेना है, ठीक है, 6 ऐसे लिखना है, 6 ऐसे लिखना है। ये सिमिट्री में लिखोगे तो बहुत सारी चीजें यहां आपको दिखेंगी। अब वो चीजें क्या हैं, देखो 2 डाइस पे एक क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सम वाला है ना, सम वाला क्वेश्चन बनता है क्या कि व्हेन throwing 2 dice what is the probability of getting a total of 7, टोटल ऑफ 7 मतलब सम 7 आ गया। तो क्वेश्चन आपका बैठता है सम पे, सम बोले तो 2 डाइस पे जो 2 नंबर है उनका सम। तो यहां पर आपने कुछ चीज ऑब्जर्व करनी है, आपने ये समझना है कि मिनिमम सम, मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको MIN, मिनिमम सम, जो मिनिमम सम है 2 डाइस फेंकने पर 2 नंबर का जो मिनिमम सम है मेरे बच्चे वो 2 होता है, मिनिमम सम 2। वो ये रहा 1 1, एक ही पेयर है वो, ओनली द 1 पेयर, दिस इज सम 1 1, मिनिमम 2, मैक्सिमम क्या समझना है फिर आपने, मैक्सिमम सम कि 2 डाइस पर 2 नंबर जो आ रखे हैं उन दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो मैक्सिमम टोटल कितना आएगा, मैक्सिमम सम कितना आएगा। देखो बच्चे लास्ट नंबर देखो 6 6, कितना होता है 6 6, प्लस करना है, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस करना है 12, सम की बात कर रहा हूं। तो जो मैक्सिमम सम है वो आपको 12 मिलता है, मिनिमम सम 2, मैक्सिमम सम 12, और बाकी बीच में सारे सम मिलते हैं, सम 3 भी मिलता है, सम 4 भी मिलता है, सम 5 भी मिलता है, सम 6 भी मिलता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस सम की भी आप बात कर रहे हो वो सम कितनी बार होता है। जैसे मैं बात करूं मिनिमम सम 2, ये कितनी बार है, ऐसे कितने पेयर्स हैं जो सम 2 दे रहे हैं, ओनली 1 पेयर, पहला 1 1। ऐसे कितने पेयर हैं वो जो सम 12 दे रहे हैं, ओनली 1 पेयर, 6 6। फिर मैं अगर बात करूं मैं सम 3 की, ऐसे कितने पेयर हैं जो सम 3 दे रहे हैं, ऐसे कितने पेयर्स हैं जो सम 3 दे रहे हैं, यानी 2 नंबर पे सम 3 आ रहा है, ऐसे कितने पेयर्स हैं बच्चे 2। जितना सम बोल रहे हो उसे एक कम बोलना होता है, 3 सम ढूंढ रहे हो ना, एक कम कितना होता है 2 पेयर्स है। ये देखो जिसका सम 4 है, जिसका सम 4 है वो कितने पेयर्स हैं, एक कम, 4 से एक कम 3। ये देखो ये जो मैं डायगोनल बना रहा हूं ना ऐसे, बस इन पे वो सारे सम आपको दिख रहे हैं, 3 1 4 2 2 4 1 3। तो सिमिट्री में बनाएगा तो ये सम वैसे ही पता चलते रहते हैं, मैं आपको अभी याद ही करवा दूंगा सारे, अभी देखो देखते जाओ आपको याद हो जाएंगे। सम 5, ऐसे कितने पेयर्स हैं जिसमें सम 5 है, एक कम 4 पेयर्स हैं जिनका सम 5 है, एक कम समझना है। देखो 4 1 3 2 2 3 1 4, कितने पेयर आए 1 2 3 4 पेयर्स ऐसे हैं जिन पे सम 5 बना हुआ है। ऐसे कितने पेयर्स हैं जिन पे सम 6 है, बताओ अभी बता लोगे ना, एक कम 5। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे पेयर्स हैं जिनका सम 6 आ रहा है। ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका सम 7 है, ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका सम 7 है,
एक कम, 6 पेयर्स आर हेयर हु सम इज 7। काउंट कर लो इनको। ये जो मैं सम 7 वाले पेयर लिख रहा हूं ना, ये 6 है एक कम, 1 2 3 4 5 6, यानी जितने वो सम पूछ रहा है उससे एक कम। यहां तक आगे की स्टोरी चेंज हो जाती है यहां तक इतना रहता है। अब मैं आगे ऐसे पूछ रहा ना आपको, अगर इस सिमेट्री से चल रहा था, अगर मैं ऐसे पूछता उतने वो पेयर्स बताओ जिनका सम 8 है। ये बच्चे मैं यहां सम लिख रहा हूं सारे, जिनका सम 8 है, तो आप बोलते हैं सर एक कम 7 नहीं भाई, एक कम नहीं 7, अब 2 कम हो गए। ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो 7 तक तो लॉजिक चलेगा आपका। सम 2 वाला 1 है, सम 3 वाले 2 है, सम 4 वाले 3 है, सम 5 वाले 4 है, सम 6 वाले 5 है, सम 7 वाले 6 है। मैक्सिमम 6 पेयर्स होते हैं जिसपे मैक्सिमम सम होता है। और मैक्सिमम सम यहां पर नॉट मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम जो सम 7 है वो मैक्सिमम पेयर्स 6 ही हैं, 6 से आगे नहीं जाना आपको। अब देखो जिसका सम 8 है, अब करो काउंट, देखो 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, कितने हो गए सर? 1 2 3 4 5, ये 5 है, 3 कम हो गए, नॉट 2, 3 कम हो गए। ये याद रख लेना है, 6 तक जाना है, उससे फिर पीछे आते जाने पेयर्स के हिसाब से। सम और पेयर्स में कंफ्यूज मत होना। सम 2 नंबर का सम, पेयर्स मतलब काउंटिंग पेयर्स कितने हैं। जैसे सम 9, ऐसे कितने पेयर हैं जिन पे सम 9 आ रहा है? ये देखो ये वाले 4 है, 1 2 3 4। ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका सम 10 है? 1 2 3। ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका सम 11 है? 2। ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनका सम 12 है? वो तो पहले बता दिया, ओनली 1। तो हर एक सम को आप ऐसे डायगोनली देख सकते हो जैसा आपको यहां मैं दिखा रहा हूं। और ये जो मैंने जितना भी लिखा है, मिनिमम सम आपका 2 है और मैक्सिमम सम आपका 12 है। टोटल ये बन गया आपके अभी 11 क्वेश्चंस आपके हो गए। सर वो कैसे? देखो मैं बताता हूं। मैंने आपको पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6, 2 डाइस फेंकी हैं और सम 6 की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों नंबर सम 6 दे रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है? सम 6 कितने पेयर्स पे आता है? सम 6 कितने पेयर्स पे आता है? 5 पेयर्स पे आता है, तो इट इज 5/36, दैट्स ऑल। अब ये याद रखना है, सम 6 5 पेयर्स पे आता है, 5/36। मैं सब की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं, सम से रिलेटेड, ध्यान से समझना। तो 11 क्वेश्चंस मैं यहां आपके करने वाला हूं, मेरे बच्चे ध्यान से समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2, ये बड़ी सिमिट्री में लिख रहा हूं, आपको याद हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2 1/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 4 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 5 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 6 5/36। कैंसिल वैंसिल करना अलग बात है, सिमिट्री को चेक करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 6/36, दिस इज 6/36, इसके आगे फिर नंबर कम होता जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 8 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 10 3/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 11 2/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 12 1/36। दैट्स ऑल। देख लो 11 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बाकी इसमें कंडीशनल होते हैं, लेस देन दिस, ग्रेटर देन दिस, वो काउंट किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 क्वेश्चन तो आपके सामने। अब उसमें और कुछ नोटिस करने वाली क्या बात है? नोटिस करने वाली ये बात है, जितना सम 2 का प्रोबेबिलिटी होता है उतना ही सम 12 का प्रोबेबिलिटी है। स्टार्टिंग और लास्ट के जो सम होते हैं रिस्पेक्टिवली उनका प्रोबेबिलिटी सेम चलता रहता है। जितना सम का प्रोबेबिलिटी सम 3 का प्रोबेबिलिटी है उतना ही सम 11 का है। ये सेकंड है, ये सेकंड लास्ट है। जितना सम 4 का प्रोबेबिलिटी है उतना ही सम 10 का प्रोबेबिलिटी, ये थर्ड है, ये थर्ड लास्ट है। जितना सम 5 का प्रोबेबिलिटी है उतना ही सम 9 का प्रोबेबिलिटी है, ये फोर्थ है, ये फोर्थ लास्ट है। जितना सम 6 का प्रोबेबिलिटी है उतना ही सम 8 का प्रोबेबिलिटी है। ये है 1 2 3 4 5th नंबर पर, और यहां पर 5th लास्ट है। ये
स्टार्टिंग से 1 2 3 और एंड से 1 2 3 रिस्पेक्टिवली प्रोबेबिलिटी सेम होता है, तो बीच में बस एक ही बचा, उसका अलग से प्रोबेबिलिटी 6/36 आप याद रख सकते हो सम 7 के लिए। ये आता है समझ? दैट्स ऑल। तो इन बातों का ध्यान रखना है जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्ट लिख सकते हो, और कुछ नहीं। चलिए, तो मैं बात कर रहा था सैंपल स्पेस की, हमने अभी तक सम की डिस्कशन कर ली। फिर इसमें एक वर्ड आता है डबलेट। कई बार बच्चे पता नहीं चलता उनको डबलेट। डबलेट क्या होता है? जिनमें दोनों नंबर सेम है, दैट इज कॉल्ड डबलेट। कैन यू टेल मी हियर वेयर इज द डबलेट? वेयर आर डबलेट? देखो 1 2 3 4 5 और 6 डबलेट आपके बनते हैं यहां पर। 1 1 2 2 3 3 करके 6 है। तो डबलेट का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितना आएगा? तो 6 है सर, तो 6/36। दैट्स ऑल। कैंसिल वैंसिल कर सकते हैं, 1/6 आ जाएगा। डबलेट सम हो गया। उसके बाद और इस पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी बताने वाला हूं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शनल एक्सरसाइज में। एक ऐसा क्वेश्चन है वो डेज पे है, तो यहां पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की मैं बात करता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का क्या मतलब हो गया कि जैसे एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा 2, अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा 1, कॉन्जिक्यूटिव साथ साथ वाले। एक नंबर 3 है तो दूसरा 4, एक 4 है तो दूसरा 3। तो ऐसे कितने काउंट करोगे भाई आप? टाइम तो लग जाएगा ना, काउंट हो जाएंगे बट टाइम लगेगा। अब आपका वो टाइम बचा रहा हूं। अब वो कैसे टाइम बचेगा, देखिए इधर ध्यान से देखो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स पता कहां छुपे होते हैं? वो पता कहां छुपे होते हैं? जो डबलेट होते हैं ना, डबलेट, उनके नेबरिंग, उनके पड़ोसी, उन्हीं के कॉन्जिक्यूटिव डबलेट के। यानी ये डबलेट वाला हटा दो, इनके अप और डाउन में देखो जो पेयर्स हैं। देखो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर दोनों पेयर में, दोनों कंपोनेंट जो कॉन्जिक्यूटिव है। 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 ये कॉन्जिक्यूटिव है, और कोई कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। चेक कर लो 5 1 5 2 ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं होते। काउंट करो इनको 1 2 3 4 5, तो 5 इधर है, 5 भी दूसरी तरफ है, 10 होते हैं टोटल। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की? 10/36। दैट्स ऑल। कैंसिल वैंसिल कर सकते हैं आप। तो ये कुछ बातें हैं जो आमतौर पर बच्चों को पता नहीं होती, बट आपको ध्यान में रखनी है। अब मैंने आपको बता दी हैं, तो प्लीज आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चंस इस पे काफी और बन जाएंगे, अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये हो गया 1 डाई थ्रोन, 2 डाइस थ्रोन। अब बात करते हैं 3 डाइस। व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन, तो नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन 3 डाइस आर थ्रोन, यानी एन ऑफ एस 3 डाइस का सर 6⁻3। अब 6⁻3 कितना होता है? 6 × 6 × 6 कर लो सर जी 216। तो 216 आउटकम्स आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं आपको बोला जाएगा ये बना के दिखाओ, लेकिन यू मस्ट नो कि कैसे बनते हैं। पहले लिखना आपने 1 1, फिर लिखना है यहां पर 1, ये हो गया 1 फिर यहां लिखना है 1 1 2, फिर लिखना आपने 1 1 3, यानी 1 1 को फिक्स रखना है, ऐसे चलाते जाना आपको। तो ऐसा कभी भी नहीं बनाना, आपको बस पता होना चाहिए कि ऐसे बन रहा है। तो लास्ट नंबर आपका 666 आ जाएगा। इसमें भी आपको सम वो सम जरूर याद रखना आपको। मिनिमम सम कितना होता है? मिनिमम सम बच्चे 3 होता है। इसमें सम 1 नहीं आता, सम 2 भी नहीं होता, इसमें मिनिमम सम आपका 3 बनता है। ये पहला ट्रिपलेट है जो, और कोई सम 3 और नहीं होता। इसमें भी सिमेट्री बना सकते हो आप, बट उतना हैवी क्वेश्चन आपको 10th में मिलता नहीं है। इस पे क्वेश्चन मैं जरूर दूंगा भी एक जो कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम सम आप देख लो पहले, मैक्सिमम सम कितना है? मैक्सिमम सम इसमें जाएगा 666 कर लो, कितना बैठा? 18। तो मिनिमम सम 3, मैक्सिमम सम 18। हर एक सम की आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, सम 3 की, सम 4 की, सम 5 की, सम 6 की ठीक है, चलो वो भी बताएंगे। मिनिमम और मैक्सिमम को याद रखो, और साथ में अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज 3 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, 3 डाइस फेंकी हुई है, 3 डाइस थ्रोन। क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहां,
अ टोटल ऑफ एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, ये पहले भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया है। एटलीस्ट होता है कम से कम इतना, उसके आगे सभी केस लेने होते हैं, उससे पीछे नहीं आना होता है। एटमोस्ट में उस नंबर से पीछे आना होता है, एटलीस्ट में उस नंबर से आगे जाना होता है। तो यहां पर डाल देते हैं अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 5। लो भाई, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। यानी आपको सम 5, वो वाले पेयर्स भी ट्रिपलेट भी ढूंढने हैं जिनमें सम 5 आ रहा है, आपको वो ट्रिपलेट भी ढूंढने हैं जिनमें सम 6 आ रहा है, आपको वो ट्रिपलेट भी ढूंढने हैं जिसमें सम 7 आ रहा है, आपको वो ट्रिपलेट भी ढूंढने हैं जिसमें सम आगे 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 18 तक चल रहा है। बट ये तो बड़ा टफ काम हो गया ना, 216 है तो सम तो बड़ी बार 18 तक कहां जाओगे आप। तो क्या सिखाया आपको, जब आप अपने इवेंट का प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पा रहे हो तो उसके नॉट का प्रोबेबिलिटी निकालो। यही भाई सिस्टम चलता है जब क्वेश्चन आपका फेवरेबल वाला नहीं बन पाता है। अब इसके नॉट का प्रोबेबिलिटी, तो आपको बस इस स्टेटमेंट का नॉट समझना होगा कि सर वो सम पूछ रहा है 5 और उसके आगे सारे 18 तक सम, तो कौन से सम आपको नहीं चाहिए, इसका जो नॉट बन जाएगा। तो सम कौन सा बचा, 3 और 4। तो 3 और 4 सम कितने ट्रिपलेट दे रहे हैं उनको काउंट कर लो, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वो हो गया नॉन फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी। तो उसके बाद आप 1 में से माइनस करो तो आपका फेवरेबल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां पर देखें, नॉन फेवरेबल आउटकम्स में लिख रहा हूं, नॉन फेवरेबल आउटकम्स जो आपको नहीं चाहिए वो बहुत कम है। उसमें सम 3 वाला आ गया एक, ये नहीं चाहिए, इसको लिख रहा हूं फिलहाल, एक ही है ये। अब आ गया नेक्स्ट नॉन फेवरेबल जिसमें सम 4 बन रहा है। तो सम 4 वाले ट्रिपलेट आप बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे, एक बन जाएगा आपका 1 1 2, सम 4 आ रहा है, एक बन जाएगा आपका 1 2 1 और एक बन जाएगा आपका 2 1 1, और जितना मर्जी घुमा लो इस 1 1 2 को, कुछ भी कर लो, सम 4 इतने ही दे रहे हैं 3, और एक आ गया 3 वाला, टोटल 4 ही है ये। तो ये वो आउटकम्स हैं जिनका प्रोबेबिलिटी आपको नहीं निकालना था। तो फिर जिनका निकालना था वो आउटकम्स कितने हुए, तो टोटल कितने होते हैं 3 डाइस पर 216। ये कितने बना दिया आपने, 4 बना दिए, इसको माइनस करो सर ये 212 आ गया। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है 212/216। दैट्स ऑल। तो ये चीज आपको करना आनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन जरूर बैठेगा आपका बोर्ड एग्जाम में, एमसीक्यू, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, चाहे डायरेक्ट लिख लो फेवरेबल की जो उसने पूछ रखी है, या फिर नॉन फेवरेबल की निकाल लो। तो पहले मैं चलो नॉट की निकालता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो नॉट ई का प्रोबेबिलिटी, अच्छा नॉट ई का हम निकाल लेंगे, दैट इज 4/216। इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अब आप निकाल लो, ठीक है, वो इधर लिखना था, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड। तो 4/216, इसका एलसीएम एलसीएम लो तो 212/216, दैट्स ऑल। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ई इवेंट का, ई हो गया एटलीस्ट अ टोटल ऑफ 5। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज ए असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको दे भी दूंगा, और जब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपकी सीरीज अभी स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लगभग हमारा कंप्लीट ही है, एक लेक्चर बचता है, तो उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो इसी तरह के थोड़े से टिपिकल टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बोर्ड में जिनके आने के चांसेस काफी हाई रहेंगे। उसकी मैं यहां पर वीडियो सीरीज स्टार्ट करूंगा, एमसीक्यू की फॉर्म में वो क्वेश्चंस रहेंगे सारे, ठीक है बेटा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे प्रॉपर नोट्स आप बना लेना और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय।